देश की राजधानी दिल्ली से दो आतंकवादी पकड़े गए हैं। एक दिल्ली का है, एक भोपाल का है। दोनों का ही नाम अदनान है। एक 19 साल का, एक 20 साल का है। 19 और 20 साल की अवस्था में जब बीए, बीएससी, बीकॉम करना चाहिए, इंजीनियरिंग करना चाहिए, मेडिकल करना चाहिए, कुछ और प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए, उस समय ये दो के दोनों अदनान आईएएस के लिए काम कर रहे हैं, दिल्ली में बैठ के काम कर रहे हैं और भारत को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आप जब सोचिए, अगर ये दिल्ली तक पहुंच सकते हैं तो मुर्शिदाबाद तो इनके लिए पहुंचना बहुत आसान है। बिहार, बंगाल, असम और बाकी अन्य स्थानों में पहुंचना बहुत आसान है अगर वो देश की राजधानी दिल्ली में ये काम कर सकते हैं। और दिल्ली में टारगेट क्या था उनका? साकेत माल, जो दिल्ली का सबसे हाई प्रोफाइल माल माना जाता है, जहाँ पे सांसद, विधायक, मंत्री आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जजेस जाते हैं, उनके बच्चे जाते हैं, जहाँ पूरे जो विदेशियों के राजदूत हैं जो भारत में रहते हैं वो विद फैमिली साकेत माल में जाते हैं। वो उसको उड़ाने की प्लानिंग कर रहे थे और वहाँ की पार्किंग को भी उड़ाने की प्लानिंग कर रहे थे। साकेत माल क्यों उड़ाना चाहते थे? पूरी दुनिया में खबर जाएगी कि इतने सांसद मारे गए, इतने विधायक मारे गए, इतने उनके बच्चे मरे, इतने जज के बच्चे मरे, या इतने एम्बेसीज के लोग मरे, विदेशी राजदूत मरे। दूसरा, वहाँ की पार्किंग, चूंकि बड़े लोग आते हैं तो बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, छोटी गाड़ियों की जो पेट्रोल टैंक होती है वो 30 लीटर की होती है, 35 लीटर की होती है। साकेत माल में जो लोग आते हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके आते हैं, तो एसयूवीज लेके आते हैं, फॉर्चूनर लेके आएंगे, मर्सिडीज लेके आएंगे, जिनकी जो पेट्रोल की टैंक होती है वो 55 लीटर 60 लीटर की होती है। तो स्वाभाविक सी बात है, वहाँ अगर पार्किंग में आग लगाएंगे तो कई दिन तो बुझाने में लग जाएगा, क्योंकि हजारों की संख्या में गाड़ियाँ और एक एक गाड़ी में 50-50 लीटर टैंक, 50-50 लीटर तेल, 60-60 लीटर तेल, तो वो धमाका भी, वो आगजनी भी, वो भी दुनिया में एक, कहते नहीं, उसका भी पूरी दुनिया में एक संदेश जाता। ऐसी साजिश दिल्ली में बैठ के रची जा रही है। दिल्ली के लोग, एनसीआर के लोग कितने खतरे में हैं इसका अंदाज़ा शायद आम जनता को नहीं है, लेकिन एजेंसीज को पता है। धन्यवाद दूंगा दिल्ली पुलिस को कि उन्होंने समय रहते इन दोनों आतंकवादियों को पकड़ लिया, नहीं तो साकेत का जो मॉल है वो भी उड़ा देते, वहाँ की जो पार्किंग है वो उसमें भी आग लगा देते और गाड़ियाँ जलती तो आसपास के मोहल्लों में भी आग लग जाती। इन्होंने आईएएस के जो खलीफा है उनके प्रति शपथ लिया था और उन्होंने तय किया था कि हम आईएएस के लिए भारत में लोगों को इकट्ठा करेंगे। 20 फर्जी अकाउंट बना रखा था सोशल मीडिया का और उसके जरिए लगभग 100 लोगों को अब तक ये आईएसआई के साथ जोड़ भी चुके हैं। 19 साल और 20 साल की उम्र है, 20 फर्जी अकाउंट चल रहे हैं और 100 लोगों को अब तक ये भर्ती भी कर चुके हैं। इसमें से जो एक भोपाल वाला अदनान है, भोपाल वाला अदनान ने ज्ञानवापी वाले केस में जज को धमकी दिया था। ये जो भोपाल वाला अदनान है ये खिलजी के नाम से फर्जी अकाउंट बना के चलाता था, इंस्टाग्राम अकाउंट, और खिलजी के नाम के अकाउंट से इसने रवि दिवाकर जी को धमकी दिया था जब उन्होंने ज्ञानवापी में सर्वे कराने का आदेश दिया था। 1 साल के लिए जेल भी गया था, लेकिन फिर वही सुप्रीम कोर्ट का अरनेश कुमार जजमेंट आ गया, उसके वकील लेके पहुंचे, बोले भाई साहब सुप्रीम कोर्ट का अरनेश कुमार जजमेंट है, ये कहता है जी आप जेल में तो रख नहीं सकते ज़्यादा दिन, तो इसको बेल मिल गई। और बेल मिल गई, अब ये दिल्ली को उड़ाने की तैयारी कर रहा था। अगर जेल में रहता, अगर जब इसने पहली बार रवि कुमार दिवाकर को धमकी दिया उसी समय इसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो जाता और इसको 20-50 साल सजा हो जाती, इसकी प्रॉपर्टी जब्त हो जाती, इसकी सिटीजनशिप खत्म हो गई होती, तो आज ये दिल्ली को उड़ाने की साजिश नहीं रचता। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, भारत में जो अलगाववाद है, आतंकवाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, इसके लिए जितना जिम्मेदार सरकार है उतना ही जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है। क्योंकि सरकार को भी कानून बनाने में पता नहीं क्यों इतना उसको सोचना पड़ रहा है कि विदेशों, जो अमेरिका के कानून है, सिंगापुर के कानून है, चीन के कानून को भारत में ले ले। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मानवाधिकार की चिंता रहती है। ये जो दोनों अदनान दिल्ली में बैठ के दिल्ली को उड़ाने की तैयारी कर रहे थे, शॉपिंग मॉल को उड़ाने की तैयारी, उनको पता था कि यहाँ खूब मानवाधिकार की बात होगी, हम पकड़े जाएंगे तो कहेंगे जब तक साबित नहीं हो जाता तब तक हम निर्दोष हैं, तो एक काम करो इनको जमानत दे दो। अरनेश कुमार जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट का। अरनेश कुमार जजमेंट दिखा दिखा के अलगाववादी भी अपनी जमानत ले रहे हैं, आतंकवादी भी अपनी जमानत करा रहे हैं, माओवादी भी जमानत करा रहे हैं, नक्सली भी जमानत कर रहे हैं, साइबर फ्रॉड वालों की भी जमानत हो रही है। घूसखोर, कमीशनखोर, दलाल, कटमनी, तोलाबाजी, हवालाबाजी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, हथियार तस्करी, जितने भी अपराधी हैं सब वो सुप्रीम कोर्ट का अरनेश कुमार जजमेंट दिखाते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज मजबूर हैं कि उनको जमानत दे दें। ये चल रहा है भारत में। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसको हम कब सोचेंगे कि मानवाधिकार मानव का होता है, दानव का नहीं। एक सवाल जरूर यहाँ बनता है कि भारत का अदनान आईएसआईएस के लिए काम क्यों करता है, चीन, जापान, सिंगापुर का अदनान आईएसआईएस के लिए काम क्यों नहीं करता? अदनान तो वहाँ पे भी है।
आखिर भारत का अदनान भारत में बैठे बैठे भारत की राजधानी में बैठ के वहाँ के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल को उड़ाने की तैयारी करता है, प्लानिंग करता है, 12 बार रेकी करता है। अमेरिका, रूस, जर्मनी का अदनान वहाँ के शॉपिंग मॉल को उड़ाने की तैयारी क्यों नहीं करता, 12 बार रेकी क्यों नहीं करता? भारत का अदनान भारत में बैठे बैठे भारत के खिलाफ साजिश करता है। अरब, दुबई, कुवैत का अदनान अरब, दुबई, कुवैत के खिलाफ साजिश क्यों नहीं करता? इस पर सांसद, विधायक, मंत्री के साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी सोचना पड़ेगा। मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, भारत की कोई समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई समस्या विश्वव्यापी नहीं है। जो समस्याएं भारत में है अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में नहीं है। जो समस्याएं भारत में है चीन, जापान, सिंगापुर में नहीं है। जो समस्या भारत में है वो अमेरिका, रूस, जर्मनी में नहीं है। भारत में समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि हमारा कानून घटिया है, हमारी पुलिस व्यवस्था बहुत पुरानी हो चुकी है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। यहाँ पे आतंकवादियों के मानवाधिकार की चिंता की जाती है, अलगाववादियों के मानवाधिकार की चिंता की जाती है। भारत में अराजकता इसलिए है क्योंकि यहाँ पे झूठ बोलना गंभीर अपराध नहीं है, झूठी गवाही देना गंभीर अपराध नहीं है। भारत में झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है। भारत में इतनी अराजकता इसलिए है क्योंकि यहाँ गुलामी की पुलिस व्यवस्था चल रही, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था चल रही, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था चल रही, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चल रही है। भारत में इतनी अराजकता इसलिए है कि मजहब के आधार पर विभाजन हो गया, इसके बावजूद मजहब के आधार पर नियम कानून चल रहा है। मजहब के आधार पर आज भी मंत्रालय और आयोग चल रहा है। मजहब के आधार पर विभाजन हो गया, इसके बावजूद मजहब के आधार पर लोन वजीफा बट रहा है। मजहब के आधार पर विभाजन हो गया, इसके बावजूद मजहब के आधार पर स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी चल रहा है। भारत की में इतनी अराजकता इसलिए है कि हमने, मुगल चले गए लेकिन मदरसों को बंद नहीं किया, अंग्रेज चले गए फिर भी मिशनरी स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूलों को बंद नहीं किया। कहते हम आज़ाद हो गए, 75 साल से हम आज़ादी की वर्षगांठ मना रहे, लेकिन आज तक हमने अपनी जो भारतीय चिकित्सा व्यवस्था थी, जो वैदिक चिकित्सा व्यवस्था थी, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम सिखाया जाता था, नारी तू नारायणी सिखाया जाता था, सर्वमंगल मांगल्य सिखाया जाता था, सर्वे भवन सुखना सिखाया जाता था, जिसमें अष्टांग योग सिखाया जाता था, जिसमें यम नियम का पालन करना सिखाया जाता था, जिसमें धर्म क्या है ये सिखाया जाता था, उस शिक्षा व्यवस्था को हमने लागू नहीं किया। भारत में अराजकता इसलिए चल रही है कि अधर्म को भी प्रोटेक्ट किया जाता है रिलीजन के नाम पे। धर्म का उल्टा अधर्म होता है, धर्म का उल्टा अधर्म होता है, और अधर्म का नाश करना ये सरकार का कर्तव्य है। अधर्म का नाश करना ये सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य है। अधर्म का नाश करना ही कलेक्टर, कप्तान और जज की ड्यूटी है। दुर्भाग्यवश कलेक्टर, कप्तान, जज हर जगह कहीं न कहीं उनको अधर्मियों के मानवाधिकार की चिंता है, इसलिए भारत में अराजकता है। तो समाधान क्या है? समाधान ये है कि सबसे पहले यहाँ पे समान शिक्षा लागू किया जाए। मजहब के आधार पे जो इतने ये मॉन्टेसरी स्कूल, मिशनरी स्कूल, मैकॉले स्कूल और मदरसे चल रहे हैं, इनको बंद किया जाए। कम से कम 10वीं तक समान शिक्षा लागू किया जाए, तब हमारी आने वाली पीढ़ियाँ बचेंगी, तब देश सुरक्षित होगा। मज़हब के आधार पर जितने भी कानून चल रहे हैं, चाहे पारसी के लिए अलग चल रहे हैं, क्रिश्चियन के लिए अलग चल रहे हैं, मुस्लिम के लिए अलग, इनको सबको खत्म करके समान नागरिक संहिता लागू किया जाए। मज़हब के आधार पर समान धर्मस्थल संहिता लागू किया जाए। मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं। ये भेदभाव बंद होना चाहिए। एक यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड होना चाहिए, समान दान संहिता, समान धर्मस्थल संहिता, समान संपत्ति संहिता होनी चाहिए। मज़हब के आधार पर जो वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है, ये बंद होना चाहिए। सबके लिए एक यूनिफॉर्म कानून बनना चाहिए, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड होना चाहिए। जो अंग्रेज़ों के समय में ज़मीन बांटी गई थी 99 साल की लीज पे चर्चेज, मिशनरीज को, वो ज़मीन वापस लेना चाहिए। जो अंग्रेज़ों के समय में या अंग्रेज़ या देश आज़ाद होने के बाद वक्फ बोर्ड ने 40 लाख एकड़ ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, वो ज़मीन वापस लेना चाहिए भारत में। अब मज़हब के आधार पर अगर भेदभाव चला तो भारत की बर्बादी तय है। भारत को अगर बचाना है तो हमें गुलामी की शिक्षा के साथ साथ गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा। भारत को अगर बचाना है तो जो बाहर से फंडिंग आ रही है भारत को बर्बाद करने के लिए, चाहे वो काला धन से फंडिंग हो रही है, चाहे हवाला के जरिए फंडिंग हो रही है, FCRA के जरिए फंडिंग हो रही है, या जैसे भी फंडिंग हो रही है, इसको रोकने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। इन 2 आतंकवादियों ने 20 अकाउंट बना रखा था फर्जी नाम से। क्यों? क्योंकि हमारे देश में भारतीय न्याय संहिता में फर्जी अकाउंट बनाना और फर्जी अकाउंट चलाना कोई गंभीर अपराध नहीं है। अगर भारत को बचाना है तो फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाने को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। भारत को बचाना है तो फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी वोटर ID बनाना और बनवाना
दोनों को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जो अपराध पैसे के लिए किया जाता है, जैसे ये दोनों अदनान काम कर रहे थे ISIS के लिए, क्योंकि इनको विदेशों से फंडिंग आ रही थी, हवाला के जरिए फंडिंग आ रही थी। तो जब तक जो काम पैसे के लिए होता है, चाहे वो पैसे के लिए घुसपैठियों की मदद की जाती है, पैसे के लिए धर्मांतरण कराया जाता है, पैसे के लिए लफ्ज़ जिहाद किया जाता है, पैसे के लिए ISIS के लिए जो काम करते हैं, जो भी काम पैसे के लिए किया जाता है उसमें 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता करने और साल भर के अंदर फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, तब देश सुरक्षित होगा। नहीं तो आज के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार 20 से 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। लेकिन जिन कानूनों की मैं बात कर रहा हूं, अगर ये कानून बन गए तो आपकी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी।